वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? डियर फ्रेंड्स, अभी तक सीपीसी में हम टोटल 11 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और हम 11 लेसन्स के लेक्चर्स के अंदर इन 11 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन 11 तक ही कवर कर लिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा तक। आज की क्लास में वो सेक्शन 12 को हम स्किप करेंगे, क्योंकि रेस जुडिकाटा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है सेक्शन 13 और 14, जिसको जर्नली सब लोग मानते हैं कि ये फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है, बट इट इज द एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकाटा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन जजमेंट। सो आज की क्लास में हम ये डील करने वाले हैं। सीपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आइडिया हो गया है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर को याद कर लिया है? आज हम सीपीसी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सीपीसी 1908 है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इनिशियल क्लास से ही। 158 आपके सेक्शंस दिए गए हैं, जिसके साथ 51 ऑर्डर्स हैं, और आपके इसके अंदर टोटल 8 अपेंडिसेस हैं फ्रॉम ए टू एच। ये टोटल आपका 11 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। 51 ऑर्डर्स फर्दर रूल्स में डिवाइड हैं, और इसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स दे रखे हैं। तो ये इतना बर्ड स्ट्रक्चर किसको याद हो गया है कि भाई सीपीसी के जो 11 पार्ट्स हैं वो किस तरह से आते हैं। जैसे कि 1 से 8 तक को खाली प्रिलिमिनरी कहा गया, कोई पार्ट का नाम नहीं दिया गया। 9 से 35B तक जो है आपका कौन सा आता है? पार्ट 1 आता है, सूट्स इन जनरल। 36 से 74 तक एग्जीक्यूशन आता है, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। इस तरह से कितने लोगों ने आप में से ये प्रैक्टिस की है? चलिए, अच्छा, जिसने भी की है, देखिए इतना होने से क्या ना, आपको एक एलिमिनेशन मेथड, आपको टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो जब प्री एग्ज़ाम के अंदर एलिमिनेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी जब आपको समझ नहीं आता है कि आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ABCD, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ना, इट विल हेल्प यू आउट टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स एंड यू कैन टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग द करेक्ट आंसर इज मच मोर। क्योंकि हम तो सिविल लॉ किस पे वो करते हैं? प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही बीओपी होता है। बीओपी क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम जाते नहीं है सिविल केस में। सो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की क्लास में कि सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, ये डेफिनेशन क्लॉज में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, या फिर किसी ने कोई अपनी ट्रिक अगर इवॉल्व की है तो प्लीज़ वो भी अपनी शेयर करें। मैंने आपको बताया था कि आपका अल्फ़ाबेटिकल है 1C ट्रिपल D 2F G H I J K नहीं था, फिर L ट्रिपल J L डबल M, N नहीं है, O ट्रिपल P R, ठीक है, और डबल S। 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 7A 2 7B 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 22 डेफिनेशंस आप इस ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो अगर आप में से लोगों ने प्रैक्टिस की है किसी ने भी, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ नहीं की है तो कीजिए। अब मैं चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। देखो, पहली बात तो हम बीच बीच में रिवीजन करेंगे, हमने कहा था, तो ये रिवीजन के आधार से आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आज का हमारा टॉपिक इससे कनेक्टेड है। आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपके सेक्शन 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी एक इसका रीज़न है कि आज हम इसको डील करने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन से क्या, अब डेफिनेशन से क्या कनेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के टॉपिक पे आ जाता हूं।
आज का टॉपिक है आपका फॉरेन कोर्ट के बारे में और उस कोर्ट के द्वारा दी गई उसी विदेशी जजमेंट के बारे में। अच्छा, क्यों, देखो अब मैं इसको आपको लिंक करता हूं यहां पे। अब फॉरेन कोर्ट कहां डिफाइन है पहले वाले एफ में, क्योंकि कोर्ट होगा तभी जजमेंट आएगी, यानी कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 आपकी फॉरेन जजमेंट कहां डिफाइन है। देखिए यहां से आप लिंक कर सकते हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6। तो इफ यू नो दी फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की जो डेफिनेशंस हैं वो कहां कहां दी गई हैं, तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब ये डेफिनेशंस कहती क्या हैं भाई, कोई भी ऐसी कोर्ट जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चला रही है और हमारी टेरिटरी से बाहर है, और उसी कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। डेफिनेशंस में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं। आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज से मार्क करना सीखें। अभी हम बहुत डिटेल थ्योरी के टॉपिक्स मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, अब आगे चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल चलेंगी कुछ समय तक, फिर डिटेल चीज़ें आएंगी। जब भी आपको फॉरेन जजमेंट एफजे लिखूंगा मैं आपसे, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू रीड कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने होंगे। यू हैव टू रीड इट विद, ऐसे RW लिखें, RW का मतलब है रीड विद। पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए। रीड विद किस किस के साथ पढ़ना है इसको हमें, सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 जहाँ पे फॉरेन कोर्ट और आपकी फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 44A रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो है CPC के सेक्शंस। अब यहीं पे आल्सो लिखिए, आल्सो रीड विद सेक्शन 88 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो क्या क्या आपको इसके साथ पढ़ना है, ये चीजें आपको आइडिया मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले चलते हैं अपने बेर एक्ट के ऊपर, बेर एक्ट से शुरू करेंगे। चलिए, अब बेर एक्ट क्या कहता है, यहां पे देखिए, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कॉन्क्लूसिव, इसका मतलब कब उनकी जजमेंट्स को हम निश्चायक नहीं मानेंगे, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा कब होगा, व्हेन इट विल बी, जब कोई भी जजमेंट है फॉरेन जजमेंट वो कॉन्क्लूसिव होगी हमारे हिसाब से। अब इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना। अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कॉन्क्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties, between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। यहां तक की लैंग्वेज कुछ आपको सेक्शन 11 के जैसी नहीं लग रही है, सेक्शन 11 के जैसी लग रही है ना। इट मीन्स द सेक्शन 13 and 14 इज द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म रेस जुडिकाटा, जिसको हम अभी भी पढ़ के आए हैं। यही रीजन है कि हमने 12 को स्किप किया है, 12 को हम इसके बाद करेंगे, पहले हम 13 और 14 करेंगे। हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, हम कभी सेक्शन से ऑर्डर चले जाएंगे, कभी ऑर्डर से सेक्शन आ जाएंगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अब वो कॉन्क्लूसिव होगी, लेकिन यहां पे एक उसने एक एक्सेप्ट वर्ड यूज कर दिया, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट वर्ड का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि कॉन्क्लूसिव होंगी अगर वो इन 6 कंडीशंस में फॉल नहीं करती हैं, इन 6 कंडीशन में अगर फॉल नहीं करती है, ठीक है। ये 6 कंडीशन कौन कौन सी हैं हमारी, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी है वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, अगर इसको किसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट ने डिसाइड ना किया हो, इनकम्पिटेंट जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उसी ने किया हो, क्यूरियम नॉन जुडिस, ठीक है, वेयर कोर्ट इज नॉट प्रॉपर।
सेकंड जो आती है वो है आपकी, जो सेकंड वाली है, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, जहां पे पीएनजेपी ना फॉलो हुआ हो। पीएनजेपी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ये फॉलो ना हुए हों, ठीक है। वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और रिफ्यूजल और रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया। भाई इंटरनेशनल लॉ का, या फिर देखो और वर्ड यूज किया है इसने, या इंडियन लॉ को वहां पे उसने अनदेखा कर दिया हो। एंड द फोर्थ वन इज वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, ठीक है, पीएनजेपी का ही पार्ट हो गया। वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, देखिए जब जजमेंट फ्रॉड से आ गई तो इसको तुरंत लिंक कर देना है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 44 के साथ, ठीक है, तुरंत लिंक कर देनी है चीजें। एंड द लास्ट वन इज वेयर इट इज सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। इन 5 कंडीशंस का अब हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। बेल एक्ट आपने पढ़ लिया, अभी 14 में मत जाइए, रुकिए। कौन सी प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि फैक्टर्स, सब बताएंगे। पहले आप एक बार देखो, कभी भी डाउट्स बहुत आगे के नहीं पूछने चाहिए। आप अपने डाउट्स, योर ऑल डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, बट फ्लो विद द टॉपिक। अब आप टॉपिक से बहुत आगे अभी पूछ लो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बता दो 44 है कि इसको छोड़ दूं, तो कोई बेनिफिट है उस चीज का? सो एग्री विद यू, आप, मैं मानता हूं आपने सीपीसी पढ़ी है और आप बहुत अच्छे से सीपीसी जानते हैं। सो प्लीज, मैं डाउट पूछने से किसी को मना नहीं कर रहा हूं, बट आप टेक्स्ट अपने चैट बॉक्स में वही टेक्स्ट लिखें जो रिलेवेंट हो इस टॉपिक के साथ। इससे आगे के डाउट आप मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, कोई नहीं, देखो मैं ऐसी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को। चलिए ठीक है, अब इन कंडीशंस का हम पोस्टमार्टम करेंगे। सेक्शन 13 ने आपको क्या कह दिया कि भाई देखो, जितनी भी फॉरेन जजमेंट होंगी उनको सेम पार्टीज के बीच में ऐसी बात क्यों कही गई, इसका इंटरप्रिटेशन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। अब इसने कहा कि अ फॉरेन जजमेंट एक फॉरेन जजमेंट है, इसको इंडिया में हम क्या मानेंगे? कॉन्क्लूसिव मानेंगे बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम पार्टीज का मतलब है कि उन वही पार्टी जिनके बीच में ये डिस्प्यूट उस कंट्री में सुना गया और उन दोनों के बीच में डिसीजन दिया गया, वही पार्टीज यहां पे, ठीक है। और द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, वो यहां पे कॉन्क्लूसिव होगा, उसे हम निश्चायक मान लेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। हालांकि जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपनी टेरिटरी से बाहर कोई भी कंट्री, कोई भी कोर्ट किसी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, लेकिन इसी के लिए रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बनाई गई हैं 44A में। लेकिन इसको हम कॉन्क्लूसिव को अगर कोई चैलेंज करता तो ये हैज टू प्रूव कि ये जो फॉरेन जजमेंट है, ये टोटल जो 6 कंडीशन दी गई है ए से लेके एफ तक, इनमें फॉल करती है। क्लियर? कंडीशन नंबर 1 आते हैं। कंडीशन नंबर 1 बात करती है कंपिटेंसी की, कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट। अब कंपिटेंसी कैसे डिसाइड होगी? हाउ वी विल डिसाइड दैट इट इज कंपिटेंट? देखो, बिटवीन सेम पार्टीज की बात हम क्यों कर रहे हैं, समझो इस चीज को। रेस जुडिकाटा वाली चीज बता देता हूं आपको पहले, ठीक है? ठीक है, ओके यादव, रुको मैं बता रहा हूं। अरे मैसेज करके रुक भी जाया करो। रेस जुडिकाटा कैसे लगेगा? मैंने कहा था कि इट इज एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकाटा। सी, इट creates a rule of res judicata in the case of the foreign judgment except the 6 circumstances which is given by A and F in section 13. अब कैसे लगेगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक डिस्प्यूट आता है कनाडा में। कनाडा फॉरेन है, इंडिया तो नहीं है, वहां इंडियन ज्यादा है, ये अलग बात है। और कनाडा की एक कोर्ट इसके ऊपर एक जजमेंट दे देती है।
और ये जजमेंट जो है हमारी वो जो 6 कंडीशंस हैं ए से लेके एफ तक सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी की, उसमें फॉल नहीं करती है। इट मीन्स इट इज कॉन्क्लूसिव। अब फिर से आके मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में या फिर इनके एलआर के बीच में सेम मैटर को लेके इंडियन कोर्ट के अंदर इंडिया में एक सब्सिक्वेंट सूट लेकर आते हैं। कैसा सूट लेकर आते हैं? सब्सिक्वेंट सूट। इन दैट कंडीशन ये फॉर्मर सूट माना जाएगा क्योंकि ये जजमेंट कॉन्क्लूसिव है और यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ये दोबारा से सेम मुकदमा नहीं ला सकते। समझ में आया कि एक्सटेंडेड वर्जन क्यों है? सेक्शन 11 में हम इंडियन कोर्ट्स की बात कर रहे थे। सेक्शन 10 में आपने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि इंडियन कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं करता है वो सूट को ट्राई करने से अगर हमारा सूट पेंडिंग हो वहां पे। बट ये कह रहा है अगर वहां की फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और डिसीजन होने के बाद, ये डिसीजन होने के बाद क्या होता है कि वो सेक्शन 13 के हिसाब से ए से एफ की कंडीशन में फॉल नहीं करता है। इट मीन्स दैट जजमेंट इज कॉन्क्लूसिव। और अगर वो कॉन्क्लूसिव है तो भैया दोबारा से मुकदमा नहीं ला सकते, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। चीज समझ में आ गई? चले अभी चलिए। नहीं, डाउट्स कभी भी सिली नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पे कितना भी सिली डाउट पूछिए, हम सब लोग एक ही फैमिली है, बट एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। द नेक्स्ट इज कंपिटेंसी की हम बात कर रहे थे। कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट। कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट से आपका मतलब है कि उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। अब जो कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट है, इट इज टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू विच लॉ। भाई आपने कहा कि मिस्टर ए, यहीं पे आ जाते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं अलग से, और मिस्टर बी, इनके बीच में एक डिस्प्यूट था। कहाँ था? कनाडा में था। कनाडा भाई मैक्सिम एडवोकेट्स का ना फेमस जगह होती है, वहाँ पे लोग नेक का एग्ज़ाम दे के जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अब नहीं, उस पर फिर किसी और दिन टॉपिक करेंगे। अभी अगर उस तरफ चले गए तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, प्रोसीजर में अभी मत जाओ। अरे अपनी कंट्री में रहो यार, बाहर जाके क्या रखा है, क्यों बाहर जाना चाहते हो? चलिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कनाडा में एक कोर्ट है जो इस सूट को ट्राई कर रही है और उस कोर्ट ने इस पे एक फॉरेन जजमेंट पास कर दिया। अब ये जो कोर्ट था कनाडा का, कनाडा की कोर्ट को हम C1 मान लेते हैं। ये C1 कोर्ट कंपिटेंट थी कि नहीं थी, कैसे देखोगे आप? कनाडा के लॉ के हिसाब से देखोगे। भाई आप कैसे अब तक ज्यूरिसडिक्शन देख रहे थे? पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, आपका टेरिटोरियल, ये आप इंडियन लॉ से देख रहे थे। तो जो कोर्ट है यहाँ की, ये इसको किस हिसाब से देखा जाएगा? जो कोर्ट C1 है कनाडा की, इसका ज्यूरिसडिक्शन कैसे देखोगे? कैनेडियन लॉ के हिसाब से देखोगे कि इंडियन लॉ के हिसाब से देखोगे? सो रिमेंबर, for the purpose of section 13, the competency is to be determined according to the principle of international law, not according to law of that particular country. No, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखेंगे अभी हम कंपिटेंसी को। अब इसके लिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में रूल ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की। सेक्शन 13 के ही एक रूल ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की बात की। इस चीज को बहुत क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? केस लिख लीजिए, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस गिरीश चंद्र 1955, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 3 तरह के इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की, 3 तरह के टेस्ट की बात की कि भैया अगर कंपिटेंसी देखनी है तो हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। जो सबसे पहली देखेंगे, पहले वाली को यहाँ पे क्या देखना है कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो जो डिफेंडेंट है वो क्या उस कंट्री में रिजाइड कर रहा था, कोई वर्क फॉर गेन कर रहा था, वहाँ प्रेजेंट था? अगर यस तो वेरी वेल, वहां पे केस भाई वो कोर्ट कंपिटेंट है, उसको लिए कोर्ट उसका बात सुनने के लिए कंपिटेंट है। दूसरा है कि जो जजमेंट इन एक्शन हुआ
क्या उस टाइम पे वो बंदा वहां का सिटीजन था? यस, देन आल्सो अगर वो वहां का सिटीजन था फॉर एट द टाइम ऑफ जजमेंट इन एक्शन तो ठीक है भैया, फिर भी ठीक है। अब थर्ड केस जो आया कि जो पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही थी जुरिडिक्शन को, कोर्ट ऑफ सच उस कंट्री में ना भाई, जैसे हम ऑब्जेक्शन करते हैं यहाँ पे, अब उसने क्या दो चीजें बताई। क्या प्लेंटिफ वहां पे कोई काउंटर क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट जो है कोई बंदा वॉलंटियर अपीयर हो रहा हो कि भाई इसमें मेरा भी कॉज ऑफ एक्शन जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों के ऊपर टोटल 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि रघुनाथ प्रसाद वर्सेस गिरीश वाले केस में क्या डिसीजन आया आपका, प्रिंसिपल ऑफ दिस आपका कंपिटेंसी आया। ठीक है, अभी देखो सेक्शन 13 में आपने दो चीजें देखी। पहली चीज तो हम उसकी जजमेंट को कब कॉन्क्लूसिव मानेंगे, और दूसरी चीज क्या देखी आपने यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, वो बात तुम्हारी ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहां पे हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। पहली कंडीशन में कोई डाउट किसी को? कोई किसी तरह का डाउट नहीं? देखो इसको मैं एक इलस्ट्रेशन से बताता हूं, रुको तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं कैरी करना है। अब मान लो मिस्टर ए ने शू कर दिया मिस्टर बी को कनाडा में, कनाडा ही चलेंगे, हमें कनाडा अच्छा लगता है, हालांकि अपने इंडिया से तो सब कुछ अच्छा है नहीं, पर चलिए फिर भी बाहर अगर घूमने जाना तो कनाडा ठीक है एडवोकेट्स के लिए। ए ने बी को किसी फॉरेन कोर्ट में सू कर दिया और वहां पे ए के फेवर में डिक्री आ जाती है, ए के फेवर में डिक्री आ गई। अब बी क्या करता है, इंडिया में आके एक केस फाइल कर देता है ए के ऊपर फिर से। तो भैया वो केस नहीं कर सकता, वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिक्री आई है ये कॉन्क्लूसिव होगी इन, अगर क्या करती है ये ए से एफ तक की कंडीशन में फॉल नहीं करती है वो सेक्शन 13। ठीक है, अब यहीं पे क्या होगा कि मान लो ए ने बी के ऊपर केस किया और केस डिसमिस हो गया, केस डिसमिस हो गया, तो फिर दोबारा डिसमिसल में भी हम यहां पे उसके ऊपर क्या लगा देंगे भाई, वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलिए अब सेकंड चीज आती है हमारे पास यहां पे, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। अब मेरिट ऑफ द केस से क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू बी कॉन्क्लूसिव जो फॉरेन जजमेंट है इट मस्ट बी ऑन द मेरिट। अगर ये मेरिट पे नहीं है तो हम इसको कॉन्क्लूसिव नहीं मानेंगे। ठीक है, बिकॉज आप मेरिट से क्या मतलब है, ऑन मेरिट, जो हमारी बी कंडीशन है ऑन मेरिट से। ऑन मेरिट्स का क्या मतलब है? ऑन मेरिट से मतलब है कि कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। ठीक है, और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बाद तब वो डिसीजन दिया है। ठीक है, तो यहां भी केस लिख लीजिए आप, मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम केस लिखवाने की। सत्यनारायण वर्सेस बालचंद, ये केस में आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं। ILR 1954 राजस्थान हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट, अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट ऑन कॉम्प्रोमाइज इज अ जजमेंट ऑन मेरिट, कॉम्प्रोमाइज पे, एंड मस्ट बी हेल्ड टू बी कॉन्क्लूसिव। जबकि हम रेस जुडिकाटा में क्या कह रहे थे कि भाई कॉम्प्रोमाइज वाले को तो हम सुनेंगे ही नहीं, लेकिन यहां पे ये रेस जुडिकाटा वाले ये कह रहा है कि वो कॉन्क्लूसिव होगी यहां पे। ठीक है, मेरिट वाली बात क्लियर होगी। मेरिट ऑफ द केस जहां जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थर्ड की, वेयर इट अपीयर्स टू द फेस ऑफ प्रोसीडिंग इफ टू बी फाउंडेड ऑन इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। जहां पे जजमेंट पढ़ने से ही एक जज ही तो पढ़ेगा, यहां पे उसको देखने से पता लग जाएगा कि इसमें इंटरनेशनल लॉ को क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है, इनकरेक्ट व्यू लिया गया है।
और हमारे जो इंडियन लॉ हैं उनको भी ढंग से अनदेखा किया गया। जैसे हिंदू मैरिज को कोई केस है भाई, वहाँ पे हिंदू मैरिज के रिकॉर्डिंग कोई केस था, डाइवोर्स की डिक्री थी अमेरिका में, इसके ऊपर एक केस डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, इस पे केस डिस्कस कर ही लेते हैं। थर्ड में हमने कहा कि जहाँ इनकरेक्ट व्यू होगा वहाँ पे क्या करेंगे। एक बहुत अच्छा केस है नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव याद है आपको? वो नहीं है ये, ठीक है, अरे पॉलिटिशियन वो नहीं है, नहीं, वेंकटा लक्ष्मी, 1991 ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट केसेस 451। ये सारी एब्रीविएशंस पता है ना आपको? SC क्या होता है, SCC क्या होता है, CRLJ क्या होता है, ये पता होनी चाहिए। इन पर भी एक दिन डिस्कशन कर लेंगे। अब इस केस में क्या होता है पहले वो सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। इस केस में क्या होता है कि जो मिस्टर नरसिम्हा राव हैं ये हैं हस्बैंड और अमेरिका में रहते हैं ये। इनकी शादी तो होती है इंडिया में इनकी शादी हुई हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड नाउ दे बिकम्स द हस्बैंड एंड द वाइफ, ठीक है भाई, इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। अब ये अमेरिका में जाके क्या करते हैं, एक डिक्री ऑफ डाइवोर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डिक्री ऑफ द डाइवोर्स, डाइवोर्स की डिक्री ले लेते हैं। डाइवोर्स ले लिया अमेरिका में, ठीक है। अब वो किस ग्राउंड पे लेते हैं कि वो तो भाई अमेरिकन रेजिडेंट है, उसके ऊपर हिंदू लॉ लगेगा ही नहीं। और वो सी से फिर एक, भाई अमेरिका में तो जनरली क्या होता है, ये एक थर्ड लेडी से शादी कर लेता है, किसी से, सेकंड लेडी से मतलब, ठीक है। अरे थर्ड सेकंड पे क्यों जाते हो, दूसरी लेडी से शादी कर लेता है। अरे भाई लेडी से ही करेगा, अमेरिका भी इतना एडवांस नहीं हुआ। देन ही री मैरिड टू अनदर वुमेन। तो जो वेंकटा लक्ष्मी है वो क्या करती है, इसके खिलाफ में मुंबई के अंदर केस फाइल करती है कि इसने क्रिमिनल केस, ये अमेरिका में केस डिसाइड हो गया है, डाइवोर्स की डिक्री मिल गई है, उसके बाद नरसिम्हा राव ने शादी कर ली, बाइगैमी का चार्ज लगा देती हैं, एक क्रिमिनल केस इसके उनके ऊपर हो जाता है। चलिए देखता हूं कौन बाइगैमी का सेक्शन लिखता है, चलिए तब तक आगे डिस्कस करते हैं। तो शादी होने के बाद क्या है, जब क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है तो यहां पे क्या है, ये जो आपका नरसिम्हा राव है और जो लेडी है जिससे उनकी शादी हुई, दोबारा दूसरी जो शादी हुई, ठीक है, अब उनके खिलाफ क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इनकी पेटिशन को, जो ये क्रिमिनल कंप्लेन थी, इसको डिसमिस कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन in as much as neither the marriage was solemnized nor the parties last reside together in America. It was therefore unenforceable in India. अब देखो इसमें मिस्टर मान लो नरसिम्हा राव ने शादी की वेंकटा लक्ष्मी से, अमेरिका में ले लिया डाइवोर्स, ठीक है। अब उसके बाद मिस्टर एन ने शादी कर ली मिस्टर W से, किसी वुमेन से। अब वी केस कर देती है क्रिमिनल का। अब एन कहता है कि ना जी मेरी तो ना ऑलरेडी डाइवोर्स हो रखी है, तो कोर्ट कहता है कि नहीं भैया इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे हिंदू लॉ, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसकी अनदेखी हुई है, उसका करेक्ट व्यू नहीं लिया गया है। इसी में एक और केस लिख लीजिए, SP चेंगालावरैया, नाम बड़े जबरदस्त होते हैं यार कहीं ना, SP CHENGALVARAYA, SP चेंगालावरैया नायडू वर्सेस जगन्नाथ 1994 का केस, जगन्नाथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया कि हाई कोर्ट, इट इज सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट अ जजमेंट और डिक्री ऑब्टेन्ड बाय प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट इज नलिटी। क्या हो जाएगी, वो नलिटी हो जाएगी अगर वो फ्रॉड पे ली गई है तो, ठीक है, उसको फिर हम नहीं मानेंगे। अब फ्रॉड हमारी कौन सी कंडीशन थी, देखो, वेयर प्रोसीडिंग और जजमेंट वाज ऑब्टेन अपोज टू नेचुरल
वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कंडीशन नंबर ई। सेक्शन 13E जो कहता है वो कहता है कि फॉरेन जजमेंट अगर कहीं पे फ्रॉड से ली गई है, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट जजमेंट इन रैम आर इनवॉयलेबल। अगर फ्रॉड से ली गई, सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लग गया, वहां पे लग गया ना, ठीक है, तो भैया उसको भी हम कॉन्क्लूसिव नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आपको बात करता है वेयर इट सस्टेन्स क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ। अब इंडियन लॉ का ब्रीच हुआ है, अगर उसमें इंडियन लॉ का ब्रीच हुआ है तो भी नहीं मानेंगे। अंडरस्टूड। अब यहां पे कुछ चीजें आप लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको नोट करा देता हूं। ये कुछ लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक केस लिखिए, सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया है, अब इसके आगे कुछ केस लिखिए आप। लालजी राजा एंड सन्स, लालजी राजा एंड सन्स वर्सेस हंसराज नाथुराम 1971, सुप्रीम कोर्ट केस 721। इसमें कहा गया कि द रूल लेड डाउन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। द रूल, केस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लाइन लिखवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द रूल लेड डाउन इन सेक्शन 13 इज अ सब्सटेंटिव लॉ एंड नॉट मेयरली अ रूल ऑफ प्रोसीजर। यही लाइन आपसे पूछी जाती है, ठीक है, बिल्कुल यही लाइन आपसे पूछी जाएगी। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, सेक्शन 13 में कोई डाउट? अब सेक्शन 14 में आते हैं प्रिजम्पशंस की बात। सेक्शन 14 ये कहता है कि भाई देखो, हम उसकी प्रिजम्पशन क्या लेंगे, तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम, द कोर्ट सेल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी। अब सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सर्टिफाइड कॉपी। और ये सर्टिफाइड कॉपी जो नरसिम्हा वाला केस मैंने आपको बताया था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस सर्टिफाइड कॉपी मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका। वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सर्टिफाइड होगी, तभी उस पर प्रिजम्पशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सेक्शन 14 का सेम केस है, नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी 1991 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बिकॉज इस केस में हुआ क्या था कि इन लोगों ने फोटोकॉपी दे दिया था, तो उसने कहा कि सिर्फ फोटोकॉपी देने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी एंड दैट इज टू बी सर्टिफाइड बाय द सम representative of the central government. So the court shall presume upon production of any document purporting to be certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction, condition number A of section 13, unless the contrary appears on record, but such presumptions may be displaced by proving want of jurisdiction. इसको, इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, सेक्शन 14 में मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं। सेक्शन 14 में कौन सी प्रिजम्पशन है, तो याद रखना कि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दिया गया है। अब इसको रिबट कर सकते हो फॉर द वांट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, ये कह के कि वहां का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, कंपिटेंट नहीं था, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसे आप अपने अगर मेंस में लिखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। लिख लीजिए इस वर्ड को, कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस, इट मीन्स द कोर्ट विच इज नॉट प्रॉपर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट। इट मीन्स द कोर्ट विच डोंट हैव अ ज्यूरिसडिक्शन, उसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब है अगर आप वहां की सर्टिफाइड कॉपी देते हैं
तो कोर्ट उसके ऊपर एविडेंस नहीं मांगेगा, बट अपोजिट पार्टी अंडर सेक्शन 14, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे तो सेल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में एक बार सेक्शन 44A को और देखना है। अब 44A में हमने बहुत रिसेंट में एक रेसिप्रोकल ट्रीटी साइन की है यूएई के साथ में। यानी इसमें होता क्या कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक ट्रीटी साइन करती है कि तुम्हारे वहां जो डिक्री पारित होंगी हम उनको एग्जीक्यूट करा देंगे, तुम हमारी डिक्री को एग्जीक्यूट करा देना। जिस तरह से आप जो अभी आपके विजय माल्या को लाने की बात चल रही है, उसी तरह से ये सिविल लॉज में होती है। इट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन जजमेंट अंडर सेक्शन 444A। फॉरेन जजमेंट जो वो इंडिया में इन्फोर्स की जा सकती हैं, इसीलिए 44A डाला गया है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले कि हम आज के इस टॉपिक को खत्म करें, ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में शायद ही मिले, मैं नहीं कह रहा कि पक्का, लेकिन बहुत कम चांसेस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ध्यान नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, लिखा तो सब कुछ है, किसी बुक में लिखा है तभी तो क्वेश्चन बना है। मैं अपने पास से थोड़ी बना दिया इस चीज को, कहीं पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो दे ही रखा है, बट व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट ऑन अ फॉरेन जजमेंट। कोई फॉरेन जजमेंट है, उसके ऊपर कोई सूट फाइल करना है, इंडिया में कितना है? डेट ऑफ जजमेंट से, आपकी जो डेट ऑफ जजमेंट है ना, डेट ऑफ फॉरेन जजमेंट, उससे 3 इयर्स का है। अब ये 3 इयर्स का कहां पे दे रखा है? वेयर इट इज गिवन, आर्टिकल 101। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं और उसके अलावा कहां होते हैं? लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी होते हैं। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 सब क्लॉज 5 में डिफाइन है फॉरेन कोर्ट, 2 सब क्लॉज 6 में डिफाइन है फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 13 में हम उसको मानते हैं कि वो यहाँ पे कॉन्क्लूसिव होगी कि नहीं। अगर वो हमारी 6 कंडीशंस में फॉल नहीं कर रही है तो वो हमारे लिए कॉन्क्लूसिव होगी, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 14 में हम उसकी प्रिजम्पशन लेंगे, सेल प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज़ रिबटेबल प्रिजम्पशन। और सेक्शन 44 में किसी भी फॉरेन जजमेंट को क्या किया जा सकता है? इन्फोर्स किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इसकी प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट देता है, सेक्शन 88 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ऑल्सो रीड विद सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जजमेंट ऑन फ्रॉड। फ्रॉड पे कोई जजमेंट ले लेना। यहां तक चीजें क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। 2-4 हमने आपको केस लिखवा दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्लियर मैं कर सकूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन 15 से लेकर के आपके 20 तक। सेक्शन 15 से 20 तक प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि उसके आगे नहीं जाती, आगे भी चीज़ें थे, बट 15 से 20 पहले समझिए, वैसे हम 25 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे तो दे रखा है 15 से 25 तक सारा प्लेस ऑफ सुइंग का, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे होगा? प्रॉपर्टी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट है, आगे ट्रांसफर एप्लीकेशन है। इसका मैं आपको एक बाइफर्केशन बता देता हूँ। सेक्शन 15 आपको कहता है कि यू हैव टू अप्रोच द लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाओगे ना, लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में जाना। तो लोवेस्ट में किस में चले जाए? स्मॉल कॉज कोर्ट में चले जाए? नहीं, जिस किसी कोर्ट में आपका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, आपका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तीनों ज्यूरिसडिक्शन मैच हो जाएं, उस कोर्ट में आप जाएंगे। पहले आप स्मॉल कॉज को देखिए, फिर आप ऊपर अपर कोर्ट को, फिर उससे अपर कोर्ट को, फिर उससे अपर को, इवन आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था दैट इज नोन एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ये हमने ज्यूरिसडिक्शन में अच्छे से बात की है। अब 16 से लेकर के और आपका 18 तक बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। पहले हम इसको इस तरह से याद करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट है तो किस कोर्ट में हमारा केस जाएगा?
19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की और 20 बात करता है अदर केसेस की। यहाँ तक कोई डाउट? पहले सिर्फ इतना समझो, बहुत आगे नहीं चलना है। सेक्शन 15 पे आते हैं। 15 कहता है आपका कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस के कोर्ट में हमें मुकदमा फाइल करना है, सूट फाइल करना है। हंसराज वाला केस आपको याद आ जाना चाहिए। सूट सीपीसी में डिफाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया था। हंसराज वाला केस जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऐसा सिविल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूशन ऑफ दी आपका प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन से इंस्टीट्यूट हुआ है या फिर बाई एनी प्रोसेस प्रोवाइडेड बाई दी लॉ, उससे हुआ है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई। इट मीन्स आपने पहले देखा सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में, वहाँ पिक्यूनरी था, सब्जेक्ट मैटर नहीं था, टेरिटोरियल था, यानी कि जहाँ पे आपके तीनों जुरिडिक्शन में टिक आ जाएगा वो कोर्ट आपकी हायरार्की के हिसाब से क्या होगी। सेक्शन 3 आपको याद है ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट, तो उसमें नीचे से चलना है और जिस कोर्ट में आपके तीनों यस हो जाएं वहीं आप सूट फाइल कर देंगे, दैट विल बी द लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट। ठीक है। सेक्शन 6 आपका 16 क्या कहता है? 16 कहता है आपका कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर आपका कोई इमूवेबल है बट दैट सब्जेक्ट टू दी पिक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, तो उस केस में क्या होगा। अब इसमें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको चीज़ याद हो जाए। ये इरेज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। आरपीएफ आईसीआर, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स जब अपनी परेड करती है तो आईसीआर लेकर चलती है, क्योंकि सिविल पुलिस पीसीआर लेके चलती है, रेलवे पुलिस आईसीआर लेके चलती है। आरपीएफ आईसीआर में चली, आरपीएफ आईसीआर में चली। सबसे पहला आप कंडीशन देखेंगे फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, चाहे आपको विद रेंट करनी हो या विदाउट रेंट करनी हो, विदाउट प्रॉफिट करनी हो, जब आप स्पेशल रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे, एसआरए हम जब पढ़ेंगे तो एसआरए का अगर आपने किसी ने पढ़ा तो उसका सेक्शन 5 पढ़ना, आपका ये और भी अच्छे से क्लियर, अगर कोई बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना चाहता हो। ठीक है, क्लियर। दूसरी कंडीशन, अब मैंने कहा आरपीएफ यानी कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आर से हमारा एक ट्रिक बन गया। फिर आते हैं पी, फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? पार्टीशन हो रहा है, पी से स्टार्ट। सेकंड, अब आते हैं एफ पे। एफ मीन्स फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन इन केस ऑफ मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एफ आ गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई आ गया। नेक्स्ट फॉर कंपनसेशन ऑफ द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी आ गया, कंपनसेशन टू इमूवेबल। ठीक है, आर रिकवरी, पी पार्टीशन, एफ फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन, आई इंटरेस्ट और सी आ गया कंपनसेशन। अब एक फिर से आर आ गया, लेकिन आप देखेंगे तो इस आर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ये आर आपका रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहा है। हम कह रहे हैं कि हम तो अभी तक कह रहे थे कि सेक्शन 16 इमूवेबल की बात करता है, अभी आप कह रहे हो कि ये तो भाई फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात हो रही है। लेकिन आगे पढ़ो, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब इस चीज को कवर करना है, इससे पहले की चीज तो आपको सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने से समझ में आ जाएंगी। अब मान लो आपकी बाइक पे लोन था, आपने बाइक ले ली कि मुझे बाइक ने आपने कार ले ली, भैया आप अमीर आदमी हो, आप कार लोगे। ठीक है, ये आपने कार ले ली। अब आपने लोन नहीं भरा, कार गायब हो गई ना, कार को उठा ले गए इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो लोन कंपनी वाले।
तो क्या कर दिया गया, आपकी बाइक को डिस्ट्रेन कर दिया गया है, आपकी बाइक को डिस्ट्रेन कर दिया गया। जब हमने टीपीए पढ़ा था हमने वहां बात की थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी फॉलोज ए पर्सन। अब जब डिस्ट्रेन हो गया तो दैट कम्स अंडर द सेक्शन 16 एंड इट विल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप उसको कब तक नहीं लेके जा सकते, जब तक आप उसकी ईएमआई नहीं भरोगे, लोन नहीं भरोगे। इसीलिए लिखा है एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर ये 6 कंडीशन है, हमारा आरपीएफ अगर आईसीआर लेके चल रहा है तो इन दैट कंडीशन आवर सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएटेड। जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है भैया उस कोर्ट में केस होगा, किसी दूसरे में नहीं होगा। क्लियर हुआ? बट इसका एक प्रोवाइजो है, वो कहता है कि दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of defendant may, where the relief sought can entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court। देखो यहाँ पे कह रहा है be instituted either in the court within local limit of whose jurisdiction property situate। भैया जिस कोर्ट के jurisdiction में प्रॉपर्टी है वहाँ भी सूट फाइल कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता, वॉलेंट्री बिजनेस करता, अपनी मर्जी से पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। मान लीजिए आपका कलकत्ता के अंदर क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, यहाँ आपका प्लॉट है, यहाँ तो करना ही है, लेकिन अगर दिल्ली में आपका डिफेंडेंट रिजाइड करा तो वहाँ भी आप कर सकते हो, ये प्रोवाइजो कह रहा है। अब प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। 16 समझ में आया? करेंगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, एक बार बस मैं आपको इसकी रफ चीज़ बता रहा हूँ। 17 बात करता है जहाँ पे आपके पास लिबर्टी है। क्या लिबर्टी है कि आपकी प्रॉपर्टी 2 कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है। यहाँ प्रॉपर्टी है, ये आपका प्लॉट है, एक का जुरिडिक्शन ये है, एक का जुरिडिक्शन ये। थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, रुको। सेक्शन 17 को यहाँ समझते हैं। एक कोर्ट C1 का जुरिडिक्शन ये है और दूसरी कोर्ट C2 का जुरिडिक्शन ये है, बट मेरी ज़मीन ये है, ये मेरी पूरी ज़मीन है। अब मुझे केस करना है, मेरी ज़मीन C2 कोर्ट के उसमें भी आती है, C1 में भी आती है, तो नाउ इट इज़ लिबर्टी टू द पार्टी दैट दे कैन गो टू कोर्ट C1 और C2, उनकी मर्जी है। ये सेक्शन 17 है। 18 में है कि जहाँ प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड है, अनसर्टेन है, ना तो C1 को आइडिया है किसके पास है, ना C2 को है, इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ देयर, तो उस केस में क्या होगा। 19 जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, जंगम संपत्ति में, जहाँ सूट फॉर कंपनसेशन है, किसके लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। एक तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहाँ वो रॉन्ग हुआ है वहाँ कर सकते हो, या जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। और कोर्ट हमेशा मानेगा कि उसका जुरिडिक्शन है। और अदर केसेस में हम सेक्शन 20 को लेते हैं, और अगर कहीं पर जुरिडिक्शन गलत है तो भैया ऑब्जेक्शन के लिए सेक्शन 21 है, और अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो 21A में वो बार हो जाएगा। और जब सूट फाइल करेंगे तो उसके ट्रांसफ़र की बात भी हम 22 से लेके 25 तक ट्रांसफ़र ऑफ सूट की बात करेंगे। ये मैंने सिर्फ कल की क्लास का आपको एक इंट्रो दिया है, बाकी इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सुइंग पे कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फॉरेन जजमेंट वाला टॉपिक था वो अच्छे से कवर हुआ है, और मैंने आपको एक मोटा आइडिया दे दिया है जिससे कि कल हम अच्छे से एक बार कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन दिस हॉट समर, बी हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर आप हेल्थ की का ध्यान रखेंगे तो आप पढ़ भी अच्छे से पाएंगे। मिलते हैं कल शाम में, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।